आज हम लोग कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का पहला पाठ आरंभ करना चाह रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ये हमारा भौतिक विज्ञान का पहला पाठ है, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। अब हम देखते हैं कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, या कोई वस्तु हमारी वैद्युत आवेशित है अथवा निरावेशित है। इस चीज को हम कैसे पता करते हैं कि जब किसी आवेशित वस्तु के समीप हम दूसरी वस्तु को आवेशित वस्तु को लाते हैं और वह दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, तो हम समझते हैं कि वो हमारी वस्तु आवेशित थी। और यदि नहीं करता है तो हम समझते हैं कि हमारी वस्तु जो है वो आवेश विहीन है या निरावेशित है। तो हम यह कह सकते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने परमाणु संरचना में इस बात का अध्ययन किए हुए हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो हमारा 3 मूल कणों से मिलकर के बना है, जिसे हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के नामों से जानते हैं। इस न्यूट्रॉन पर हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन पर जो होता है हमारा कोई आवेश नहीं होता है, यानी ये आवेश विहीन कण होता है। प्रोटॉन जो होता है ये भी इस पर धनावेश पाया जाता है तथा इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर ऋणावेश पाया जाता है। और प्रत्येक प्रोटॉन तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा जो है वह सदैव समान पाई जाती है, और वह होती है कितना 1.6 × 10 के घाते ऋण 19 कूलाम के बराबर पाई जाती है। जब यह इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा तो इसके साथ ऋण का चिन्ह होगा, और जब प्रोटॉन का आवेश होगा तो यह धनात्मक होगा। मात्र इतना ही अंतर है, और दोनों इस प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा तो दोनों की समान पाई जाती है, लेकिन होता क्या है, यह आवेश की प्रकृति जो होती है यह विपरीत होने के कारण से यह दोनों आवेश परस्पर मिलकर के हो क्या जाते हैं कि हमारा जो भी पदार्थ या द्रव्य पाया जाता है वह मूल रूप से आवेश विहीन होता है। मूल रूप से प्रत्येक द्रव्य आवेश विहीन होता है, आवेश विहीन होता है, यानी वह आवेशित नहीं होता है। लेकिन जब इसे हम किसी विधि के द्वारा आवेशित करते हैं तो इस क्रिया को हम आवेशन कहते हैं। तथा जब इस पर आवेशित हो जाती है, यानी जब इस पर हम क्या होता है या तो धन या तो ऋण की अधिकता या न्यूनता हो जाती है, तो इस यह कहते हैं कि वस्तु हमारी आवेशित हो गई है, और दूसरी आवेशित वस्तु को यह क्या करेगी, अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगी। अब इस विद्युत आवेशन के लिए हम देखते हैं करते हैं क्या, जैसे कि आप लोगों ने आज जाना है और समझा है, देखा भी है कि आप लोग जब प्रत्येक दिन कहीं पर जाते हैं या कहीं पर जाने के लिए तैयार होते हैं तो सभी तैयारियों के बाद में आप करते हैं क्या कि अपने चेहरे को समतल दर्पण में देखते हैं और उसे ठीक करते हैं। अपने बालों को आप जब कंघी करते हैं तो आप देखते हैं कि यदि सूखे बालों में हम कंघी को रगड़ते हैं तो धीरे धीरे होता क्या है कि कंघी बालों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। इसी प्रकार से
यदि हम अपनी कलम को किसी डेस्क पर अथवा अन्य स्थानों पर रगड़ करके और किसी कागज के छोटे टुकड़े के समीप लाते हैं तो वह क्या करता है, छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और यह देखता है, इससे यह पता लगता है कि घर्षण के द्वारा हम वहां पर उस वस्तु को आवेशित करते हैं। यानी हम आवेशन के लिए यानी वैद्युत आवेशन की क्रिया कैसे करते हैं, वैद्युत आवेशन। इसके लिए हम करते क्या है, जब किन्हीं दो समान अथवा असमान वस्तुओं को आपस में घर्षण करते हैं तो घर्षण के उपरांत होता क्या है, वे दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं और यानी होता क्या है, दोनों वस्तुएं एक दूसरे को या तो आकर्षित करने लगती है या फिर प्रतिकर्षित करने लगती है और इसी क्रिया को हम वैद्युत आवेशन कहते हैं। यानी वह क्रिया जिसके द्वारा आवेश विहीन वस्तु आवेश युक्त हो जाती है उसे हम वैद्युत आवेशन कहते हैं तथा इस घटना को वैद्युतमयता या आवेशकता कहते हैं। यानी वैद्युत आवेशन जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण ये वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं इस क्रिया को वैद्युत आवेशन कहते हैं। अर्थात आवेश विहीन वस्तु को आवेशित करने की क्रिया को वैद्युत या विद्युत आवेशन कहते हैं। यानी हमारा विद्युत आवेशन से मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो वस्तु थी, हर एक पदार्थ जो दुनिया का था वो जो आवेश विहीन था उसे आवेशित करने की क्रिया को हम विद्युत आवेशन कहते हैं। अब हमने जब परमाणु संरचना पढ़ा था उसी समय हमको यह पता क्या लग गया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक धन आवेश होता है और एक ऋणावेश होता है। अब धनावेश उत्पन्न करने के लिए हमको जरूरत क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ यही है जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या है, प्रोटॉन हैं। चाहे धन ई लिखिए चाहे इसे पी लिखिए, उतने ही प्रोटॉन हैं। तो होगा क्या, ये दोनों मिला करके आवेश को उदासीन कर देते हैं। लेकिन
यदि इस वस्तु को हमको करना क्या है, ऋणावेशित करनी है, तो जाहिर सी बात है या तो इस वस्तु पर बाहर से हम इलेक्ट्रॉन को ला करके इस पर उपस्थित करें या फिर इसमें से प्रोटॉन को हम बाहर कर दें, तभी हमारे इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और जिसके कारण से यह वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित करनी हो जाएगी। और जब वस्तु पर मान लीजिए यहाँ पर उदासीन है और इसको हमको धनावेशित करनी है, तो या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को हम बाहर करते हैं या फिर प्रोटॉन को हम क्या करते हैं, इसके अंदर प्रविष्ट कराते हैं। और इस क्रिया के आधार पर हम क्या करते हैं, परमाणु के ऊपर यानी द्रव्य के ऊपर या पदार्थ के ऊपर हम क्या करते हैं, धन या ऋण आवेश उत्पन्न करते हैं। लेकिन इस धन या ऋण आवेश उत्पन्न करने के दौरान हम यह देखते हैं कि किसी नाभिक में प्रोटॉन जितनी प्रबलता से बना होता है उससे कहीं बहुत निम्न बलों से हमारा इलेक्ट्रॉन बंधा होता है। इस कारण से किसी परमाणु से, किसी उदासीन परमाणु से हमें इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कराने के लिए आवश्यक जो बल होता है वह कम लगता है किसके, प्रोटॉन के अपेक्षा, क्योंकि दोनों पर आवेश तो समान है लेकिन प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक होने के कारण से इसका संवेग क्या होता है, अधिक आता है और यह अपनी अवस्था को बनाए रखने में अधिक टाइम रखता है। इस कारण से हम प्रोटॉन का विनिमय कराने में आसान नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का विनिमय कराना आसान होता है। और इसी इलेक्ट्रॉन के विनिमय के आधार पर होता क्या है, वस्तुओं का आवेशन होता है और इसे हम वस्तु आवेशन का इलेक्ट्रॉन विनिमय सिद्धांत कहते हैं। और इस विनिमय सिद्धांत के उपरांत से हमको यह पता लगता है कि जब इलेक्ट्रॉन हम कहीं से ग्रहण कर लेंगे तो हमारे ऊपर इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, अधिकता हो जाएगी और उस पदार्थ पर क्या हो जाएगा, धनावेश ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। और जब किसी वस्तु को हम इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण उस पर से क्या होगा, ऋणावेश का मात्रा उस पर घटती जाएगी। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के निकलने पर सदैव हमारा होता कितना है, या ग्रहण करने पर 1.6 कूलाम आवेश की अधिकता या कमी होती है। कभी भी आवेश विनिमय के समय किसी भी परमाणु पर आवेश उत्पन्न करते समय 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन अथवा ऋण आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। ये कभी नहीं होता है कि 0.8 में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो। इस प्रकार से वस्तुओं के आवेशन के लिए हम इलेक्ट्रॉन विनिमय सिद्धांत को भी जानते हैं। और यह भी हम देखते हैं कि जब दो समान वस्तुओं को या असमान वस्तुओं को एक साथ घर्षण करते हैं, जैसे हम करते क्या है, इस कागज के टुकड़ों को लेकर के हम किसी स्थान पर रगड़ते हैं तो होता क्या है, इसके लिए हम यह देखना चाहते हैं। और हम यहाँ पर पाते क्या है कि यदि हम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं तो वस्तु पर क्या होगा, धन आवेश होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो होगा क्या, ऋण आवेश होगा। तो आइए हम देखते हैं वैद्युत आवेशन का इलेक्ट्रॉन विनिमय सिद्धांत। जैसा कि आप लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में देखे होंगे कि विनिमय शब्द का उपयोग वहाँ पर बहुत आता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की हम बात करते हैं तो वहाँ पर होता क्या है, विनिमय शब्द आता है। विनिमय का मतलब होता है लेन देन। किन्हीं दो व्यक्तियों, राज्यों या वस्तुओं के बीच में जो कुछ लेन देन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं। और यहाँ पर हम आवेशन के उस सिद्धांत को पढ़ना चाह रहे हैं जिसमें हम लेन देन किसका कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का कर रहे हैं। इस कारण से इलेक्ट्रॉन विनिमय सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हम देखते हैं कि वस्तु को आवेशित करने के लिए
हमको इलेक्ट्रॉन का विनिमय प्रोटॉन के विनिमय के अपेक्षा आसान है, क्योंकि इस पर लगने वाला जो नाभिकीय बल होता है वो कम पाया जाता है कितना प्रोटॉन की अपेक्षा, क्योंकि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में निहित होता है और इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होने के कारण से इसका विनिमय आसान होता है। और हम वैद्युत आवेशन के इलेक्ट्रॉन विनिमय सिद्धांत में या देखते हैं या मानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है और इसी के आधार पर हमारा क्या हो रहा है, वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं या हम देखते हैं कि जब किसी उदासीन वस्तु पर बाहर से इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वस्तु पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है और वस्तु ऋणावेशित हो जाती है इसके विपरीत जब उदासीन वस्तु जब किसी उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है तो वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी तथा प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है और वस्तु धनावेशित हो जाती है। इस प्रकार से हमारे आवेशित वस्तु दो प्रकार के आवेशों से आवेशित होगी, या तो वह धनावेशित होगी या फिर ऋणावेशित होगी। और यह भी हम देखना चाहते हैं कि इन धनावेशित और ऋणावेशित वस्तुओं का कैसा व्यवहार है, किस प्रकार का व्यवहार है। इसके लिए हम देखते हैं क्या एक प्रयोग के आधार पर हम देख सकते हैं कि कैसे हम धनावेशित वस्तुओं के व्यवहार के बारे में देखेंगे कि ये आवेशित वस्तुएं एक दूसरे आवेश के साथ या समान आवेश के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं।
और हम उससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये आवेशित वस्तुएं आपस में कैसा व्यवहार करती हैं। उसके लिए हम लेते हैं क्या, मान लीजिए कि हम लेते क्या है, दो गुब्बारे को लेते हैं और दो कागज के टुकड़ों को लेते हैं। दो गुब्बारे को ले और दो कागज के टुकड़ों को ले और करें क्या कि प्रत्येक गुब्बारे को हम हवा के द्वारा फुला करके उसे उसके मुख को बाहर बांध दे, और बांधने के बाद में हमको करना क्या है, उन गुब्बारों को फुलाइए और एक लकड़ी के स्टैंड में लेकर के और उन गुब्बारों को आप क्या कीजिए, बांध दीजिए। जैसे मान लीजिए लकड़ी का एक स्टैंड ले लिए और एक स्टैंड दूसरा आप यहाँ पर ले लिए, और इसमें करते क्या है, एक गुब्बारे को आप एक बार फुलाइए और करें क्या, उस गुब्बारे पर कागज के टुकड़ों को परस्पर रगड़िए। कागज के टुकड़ों को जब आप परस्पर रगड़ेंगे तो होता क्या है, कुछ समय के बाद कागज के टुकड़े तथा वो गुब्बारे का पृष्ठ जो होता है आपका आवेशित हो जाता है। हमको यह नहीं पता है कि किस पर कौन सा आवेश हो रहा है, किस पर धन आवेश उत्पन्न हो रहा है, किस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है। अब उन रगड़ने के बाद में कागज के एक टुकड़े को मान लीजिए, कागज का यहाँ पर पहला टुकड़ा है और गुब्बारे का यहाँ पर पहला गुब्बारा आप लटका देते हैं, ये भी आपका आवेशित है, ये भी आवेशित है। फिर एक दूसरे कागज के टुकड़े को या प्लास्टिक के टुकड़े को लीजिए और उसको क्या कीजिए, उसको फिर उस पर दूसरे गुब्बारे पर रगड़ करके, और यहाँ पर हम करते क्या है, दोनों को इस कागज के समीप लगा देते हैं और दूसरे गुब्बारे को इसके समीप हम लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों गुब्बारे एक ही वस्तु के बने हुए हैं और दोनों कागज के टुकड़े एक ही वस्तु के बने हुए हैं। जब इन पर रगड़ा जाता है तो दोनों कागज के टुकड़ों पर क्या होगा, कोई समान आवेश उत्पन्न होगा और दोनों गुब्बारों पर भी समान आवेश उत्पन्न होगा। अब इन दोनों गुब्बारों अथवा दोनों कागज के टुकड़े को जो आप समीप लाते हैं तो पाते क्या हैं, ये दोनों कागज के टुकड़े अथवा गुब्बारों के बीच में क्या होता है, एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षण का बल लगता है। और इसी के विपरीत जब हम एक गुब्बारे को लेते हैं और एक इस कागज के टुकड़े को लेते हैं और इनको समीप लाते हैं तो एक दूसरे में क्या होता है, आकर्षण होता है और दोनों निकट आते हैं। इससे हमको यह पता लगता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, और जब दोनों समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के समीप आती हैं तो उनमें होता क्या है, प्रतिकर्षण की भावना उत्पन्न होती है या प्रतिकर्षण का बल लगता है। और जब दोनों अलग अलग वस्तुएं आती हैं यानी विपरीत आवेश से आवेशित वस्तुएं आती है तो उनमें हमको क्या होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है। अब इस प्रयोग को आप लोग अपने घरों पर करके देखना और ऐसा पाया जाता है। और आइए हम यहाँ देखते हैं आवेशों की प्रकृति, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल। दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल की प्रकृति। आइए हम दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल के प्रकृति के अध्ययन के लिए हम करते क्या है, एक प्रयोग पर आधारित घटना को हम लिख रहे हैं, या जो आप अभी पहले बताए हैं उसी प्रयोग पर आधारित वस्तु को लेते हैं। दो कागज या पन्नी के टुकड़ों को पन्नी के भागों को
लेते हैं तथा दो गुब्बारे को लेते हैं। अब कागज के टुकड़े व किसी एक गुब्बारे को परस्पर रगड़ते हैं। जब ये आवेशित हो जाते हैं तो इन्हें लकड़ी या आचालक स्टैंड से लटका देते हैं। यही क्रिया दूसरे कागज के टुकड़े व गुब्बारे में करते हैं। गुब्बारे में करते हैं जिससे दोनों कागज व दोनों गुब्बारों में आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब दोनों आवेशित कागज या गुब्बारों को समीप लाते हैं तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा इसके विपरीत जब किसी एक कागज तथा एक गुब्बारे को समीप लाते हैं
लाते हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस उपरोक्त तथ्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर पा क्या रहे हैं कि यदि कागज के दोनों टुकड़े हैं अथवा गुब्बारे के दोनों टुकड़े हैं तो उन पर क्या होगा, एक ही प्रकार का आवेश हो रहा है। यानी जब कागज के टुकड़े अथवा गुब्बारे को एक दूसरे के साथ ला रहे हैं तो हो क्या रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। और जब इसके विपरीत किसी एक कागज के टुकड़े को तथा एक गुब्बारे को समीप लाते हैं तो एक दूसरे पर क्या हो रहा है, आकर्षण का बल लग रहा है। इससे यह निष्कर्ष लग रहा है कि जब कोई दो विपरीत आवेशित वस्तुएं होती हैं तो उनके बीच में हमेशा आकर्षण का बल पाया जाता है और समान आवेशित वस्तुओं के बीच सदैव प्रतिकर्षण बल का पाया जाता है। उपरोक्त घटना से यह पता चलता है कि दो समान आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। ये हमारा इस प्रयोग के द्वारा सिद्ध हुआ। इसके लिए आप लोग करेंगे क्या, अपने घरों पर दो गुब्बारे लेंगे और उन गुब्बारों को फुला करके बांधने के उपरांत में उसका कागज या प्लास्टिक से रगड़ेंगे और जब दोनों गुब्बारों को समझ लाएंगे तो पाएंगे क्या वो एक दूसरे को दूर कर रहे हैं, दोनों कागज के टुकड़े एक दूसरे को दूर कर रहे हैं। और जब एक कागज का टुकड़ा एक गुब्बारा समीप लाएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इससे पता क्या लगेगा कि जब समान आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट ला रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, यानी वो एक दूसरे को दूर कर रहे हैं। और जब समान विपरीत आवेशित वस्तुओं को ला रहे हैं तो एक दूसरे को निकट करना चाह रहे हैं, यानी अपने आप को आकर्षित कर रहे हैं। साथ ही यह भी जान लीजिए कि जैसा कि यह पता है कि इसके पहले यह बताया जा चुका है कि वैद्युत आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन विनिमय सिद्धांत कार्य करता है। तो प्रत्येक वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन अथवा अवशोषण होगा तो सदैव वह पाया कितना जाएगा, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणक पाया जाएगा। यानी उस पर आवेश की मात्रा जो होगी धन या ऋण ई, धन या ऋण 2e, धन या ऋण 3e, धन या ऋण 4e, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश की पूर्ण गुणक पाई जाएगी, चाहे वह धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। या धन आवेश होगा तो धन के साथ होगा, ऋण आवेश होगा तो ऋण के साथ होगा। कहीं पर यह नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने वाला किसी आवेशित वस्तु का आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या का अपूर्ण गुणक हो या भाजक के रूप में पाया जाता हो। इस दशा में यही आवेशन हुआ। अब हम देखते हैं क्या कि ये पता लग गया हमको कि आवेशित वस्तुएं पर क्या व्यवहार करती है। अब हमको करना क्या है कि अगले दिन हम लोग करेंगे क्या, विभिन्न आवेशित वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, उसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है।